नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा के बेटे की मौत के साथ। इस मामले में अब डीजीपी मुस्तफा की बहू का दर्द छलका है। पति आकिल की मौत पर पत्नी ज़ैनब अख्तर का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति से शोक मनाने भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ 34 साल की उम्र में मैंने अपने पति को खो दिया है। हमने जो समय साथ बिताया वो आज भी मुझे सताता है। तो पहली बार ज़ैनब अख्तर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौत के बाद आकिल को खलनायक के रूप में देखा जा रहा है। वो एक अच्छे पिता थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। सिस्टम ने हमें निराश किया, ये भी ज़ैनब अख्तर का कहना है। आकिल नशे के जाल से खुद को छुड़ा नहीं सके। मैं आरोपों का सामना कर रही हूँ, मुझे कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ज़ैनब अख्तर का ये पहला बयान सामने आया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा की बहू है जिनका अब दर्द छलका है। आकिल की मौत के बाद जो है पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें कि आकिल की मौत के बाद लगातार जो है इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। 12 दिन बाद आकिल का फ़ोन बरामद किया गया था, जिसके बाद आकिल ने जो मौत से पहले एक वीडियो बनाई थी उसको लेकर भी जांच की जा रही है, जिसमें उसने अपने परिवार पर आरोप लगाए थे और उस वीडियो के आधार पर परिवार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पूर्व डीजीपी मुस्तफा, उनकी बीवी, उनकी बेटी और इसके साथ ही आकिल की जो पत्नी है उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज है। और इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और अब पहली बार ज़ैनब अख्तर का ये बयान सामने आया है। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की से गैंग रेप की वारदात सामने आई। मुख्य आरोपी ने दोस्तों संग लड़की का अपहरण किया, गाड़ी में बिठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 26 तारीख को मोमोज खाने नाबालिग लड़की घर से निकली थी। शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी बहन ने इस पूरे मामले की शिकायत दी। देर रात गंभीर हालत में पीड़िता घर लौटी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने कार का सुराग मिलने का भी दावा किया है। हमने दर्ज किया है और उस पर इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। जो पीड़िता है वो 15 साल की बालिका है, स्कूल में पढ़ने वाली है और उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। वो मोमोज खाने के लिए छठ पूजा वाले दिन गई हुई थी। वहां पर उसने फोन करके बुलाया तो एक लड़के की बजाय 3-4 लड़के गाड़ी में आ गए। और बाद का जो इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने करा है या 2-3 लड़कों ने करा है, उसके साथ जो रेप है अभी वो बताने की हालत में नहीं है, लेकिन हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ, अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे। और अब जिक्र करेंगे हिसार का, जहां रूस यूक्रेन के युद्ध में मारे गए सोनू का शव गांव पहुंचा। गांव मदनहेड़ी में सोनू का अंतिम संस्कार हुआ। नंग आंखों से ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध में युवक की मौत हुई थी। रशियन आर्मी में जबरन भर्ती करवाया गया था सोनू को। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में सोनू की मौत की बात बताई गई है, जिसका पार्थिव शरीर अब गांव पहुंचा और नम आंखों से गांव वालों ने सोनू को अंतिम विदाई दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पूरा गांव राम और सारा इलाका इस परिवार के साथ अपना दुख साझा कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। और क्योंकि बहुत जवान उम्र में सोनू को शहादत देनी पड़ी, मैं इसे शहादत ही कहूँगा, क्योंकि ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में सोनू को भर्ती किया गया और लगभग 6 तारीख को, क्योंकि आसपास जितने वहाँ इंडिया के कुछ और भी थे, एक कैथल का लड़का भी था, उसने 6 ये बता दिया था कि भाई पिछली 6 सितंबर को सोनू की डेथ होली। तो लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई किसी न किसी तरीके से सोनू से संपर्क, और जब पता चल गया कि उसकी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद लगातार वहाँ जो एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है रसिया में, वहाँ जो लोग थे, यहाँ एम्बेसी से संपर्क किया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, जयप्रकाश जी की लेटर मेल वगैरह भेजी गई। और जो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि परिवार ने दिहाड़े इतने भरे, गाम राम ने दिहाड़े इतने भरे, काफ़ी साथी ऐसे थे, एक्टिव थे, जो गाम राम का सहयोग कर रहे थे इस परिवार का, और ये मजबूती उन्होंने दिखाई, हौसला रखा, तब जाके ये बॉडी आज पहुंच पाई है 1.5 महीने के बाद। हिसार के ही गांव का अमन भी रूस में फंसा हुआ है, जिसने वीडियो जारी कर बताया कि रूसी आर्मी में जबरदस्ती उन्हें भर्ती किया गया और फिर जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा गया।
उन्होंने कहा कि कभी भी हमारी मौत हो सकती है, रोज यहाँ बमबारी होती है। जानकारी के मुताबिक लैंग्वेज कोर्स करने के बहाने रूस गया था अमन जो है, लेकिन वहां पर उसे रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया गया और जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा है। तो उसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि कभी भी उसकी मौत हो सकती है, रोज यहाँ बमबारी होती है। मेरा नाम अमन है। मैं हरियाणा के गांव जिला हिसार के गांव मदनहेड़ी का रहने वाला हूं। मुझे रूसिया आर्मी में भर्ती कर लिया गया है और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब है या फिर खड्डे खोदने हैं, लेकिन 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, कभी भी आदमी की डेथ हो सकती है। मेरे सामने बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, कभी भी मेरा नंबर भी आ सकता है। और कल मेरे सामने बहुत सारे बम गिरे और बम गिरते रहते हैं और मिसाइलें चलती रहती हैं। कृपया मुझे यहाँ से निकाला जाए। मेरी भारत सरकार से और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। मैं 25 अगस्त को यहाँ भर्ती हुआ था। गुरुग्राम में प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या आंकड़े छुपाने के लिए ये मीटर बंद किए गए हैं। गुरुग्राम में केवल विकास सदन और सेक्टर 38 के मीटर चालू हैं, बाकी सभी प्रदूषण मीटर फिलहाल बंद पड़े हैं। शहर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण पर काबू करने की बजाय अब आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी एक खबर सामने आई है कि किस तरह प्रदूषण के आंकड़े छुपाने के लिए जो है प्रदूषण मॉनिटरिंग जो सेंटर है उन्हें बंद किया जा रहा है, मीटर बंद किए जा रहे हैं। से लगातार दिल्ली एनसीआर की आबोहवा काफी खराब हो चुकी है, या यूं कहें कि जहरीली हो चुकी है और यहाँ पर सांस लेना दूभर हो गया है। और इसकी जानकारी लगातार लोगों को न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती थी, बल्कि AQI ऐप के जरिए भी ये जानकारी लोगों को मिलती थी कि आपके शहर की आबोहवा कैसी है। लेकिन गुरुग्राम की आबोहवा अब कैसी है, यह जानकारी लोगों को नहीं मिल रही है। उसकी बड़ी वजह है कि शहर में जो AQI मीटर लगाए गए हैं उनको अब बंद कर दिया गया है, या फिर यूं कहें कि ये खराब हो चुके हैं शायद। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ये AQI मीटर जो शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर इस वक्त बंद हैं। और यही वजह है कि शहर की आबोहवा कैसी है इसकी जानकारी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। इसके लिए तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रशासन ने जानबूझ करके AQI मीटर्स को बंद कर दिया है ताकि लोगों तक सही जानकारी ना पहुंचे और लोगों में पैनिक ना हो। तो वहीं हरियाणा महिला आयोग ने खेल विभाग को एक पत्र लिखा है और कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट जिम में महिला ट्रेनर अनिवार्य की जाए। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह कदम उठाया जाए। आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पत्र में चिंता जताई है। कई जिलों से महिलाओं की असुविधा की शिकायतें मिली, जिसके तहत जिम में महिला स्टाफ की कमी से महिलाएं झिझकती हैं। आयोग ने कहा कि फिटनेस में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। खेल विभाग से महिला ट्रेनर नियुक्ति के निर्देश मांगे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 ने महिला आयोग की अध्यक्ष से बातचीत की है। बातचीत करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 2 फैसले आप लोग लेने जा रहे हैं, तो दोनों फैसलों के पीछे क्या मोटिव रहा है? देखिए, हमेशा जब महिलाओं के लिए कोई फैसला लिया जाता है तो उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान को ध्यान में रख के लिया जाता है। ये दोनों फैसले भी उसी तरीके के हैं। पिछले 1 वर्ष के अंदर हमारे पास 2-3 जिम से रिलेटेड केसेस आए जो अच्छे नहीं लगे हमें। उनमें महिलाओं का अपमान था, परिवार टूटे थे, दर्द था उनमें। तो हम तब से सोच रहे थे कि जिम में भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या कोई ऐसा परफॉर्मा उनके लिए बनाया जाए जिसमें महिलाओं को सुरक्षा हो। इस भाई दूज पर हमने तय किया कि पूरे हरियाणा के हर जिम में महिला ट्रेनर होनी आवश्यक है। कोई सीखे उनसे, ना सीखे महिला, उसकी पर्सनल चॉइस, बट महिला ट्रेनर होना आवश्यक है। और जब से हमने ये अनाउंसमेंट की है,
अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे किसी में भी, तो आप देखेंगे महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को खुशी है कि यस, अब हम अपनी महिला को भेजेंगे, हम अपनी बहन को भेज सकते हैं, हमें चिंता थी, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने महसूस किया कि इस कदम से 2-3 अलग अलग फायदे हैं। तो ये 2-3 बातें ध्यान में आई, इसलिए हमने इस विषय को चुना और सोचा, और इसको लागू करने के लिए हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी को लेटर भेजा है कि नवंबर और दिसंबर के 2 महीने हम आपको देते हैं, जिसमें आप जिम ट्रेनर फाइनल करिए। और इसके अतिरिक्त आयोग ने ये भी तय किया कि आपके मीडिया के माध्यम से हम अनाउंस करते हैं और उन बेटियों को आमंत्रित करते हैं जो जिम ट्रेनर बनना चाहती हैं। और अब जिक्र करेंगे कैथल का, जहां कृषि मंत्री को मंच पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। मंत्री श्याम सिंह राणा को नीचे उतरकर जनता के साथ बैठना पड़ा। स्थानीय नेताओं की आपसी फूट से प्रोटोकॉल बिगड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। मंत्री के साथ कई नेता भी नीचे बैठे। मंच पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी देरी से पहुंचे। डैमेज कंट्रोल करते हुए मंत्री श्याम सिंह राणा नजर आए। उन्होंने कहा कि स्टेज लकड़ी की थी और हमारे कार्यकर्ता भारी भारी हैं। मंत्री ने कहा पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन का पदग्रहण समारोह था, जहां मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे थे। राणा ने कहा सरकार किसान के हितों में काम कर रही है और किसानों और आड़तियों को समस्याएं भी उन्होंने सुनी और उनको समाधान का आश्वासन भी दिया। मैंने ठीक कर दी, बिना गए ठीक कर दी। तो सर किस तरह देखते हैं? देखिए अगर तो ऐसा कुछ भी व्यवस्था वो होता हो, जो स्टेज थी ना वो लकड़ी की बनाई थी, हमारे कार्यकर्ता भारी भारी हैं सारे। मंत्री जी आपका एस्क्यूट बहुत बढ़िया जी। ऐसा कार्यकर्ताओं को अगर कुछ कहने से पहले अपने आप उसको अनुसरण करना पड़ता है। हमने पहले अपने पे ही लागू करके अनुसरण कर दिया, कार्यकर्ताओं को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा ठीक हो गया। सर बीजेपी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी कहते हैं। डिसिप्लिन है तभी तो ठीक हो गया। आप नीचे आके बैठे, कार्यकर्ता उसके बाद नीचे आए, किस तरह देखते ये हैं? डिसिप्लिन है, यही तो है, नेता को देख के करते हैं ना सारे। सर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज हो चुका है। प्रभारी नेताओं से वरिष्ठ नेताओं ने राय शुमारी ली है। कई नेताओं ने अपने चहेतों के नाम भी सुझाए हैं। राय शुमारी के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जितने भी नाम सुझाए जा रहे हैं। संगठन स्तर पर सभी नामों पर मंथन होगा, ये भी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कृष्णपाल गुर्जर और सुधा यादव ने दीपक मंगला का नाम बढ़ाया है। वहीं मनोहर लाल ने अजय गौड़ और संजय भाटिया का नाम सुझाया है। सीएम सैनी ने असीम गोयल और मोहनलाल बड़ोली का नाम आगे किया है, तो वहीं राव इंद्रजीत ने मनीष मित्तल का नाम आगे रखा है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि संघ की ओर से कमल गुप्ता का नाम चर्चा में है। में बीजेपी का अध्यक्ष जल्दी ही मिल जाएगा और उसको लेकर के रायशुमारी भी शुरू हो गई है। बड़े नेताओं से जहां बातचीत की जा रही है, आपस में रायशुमारी करके नाम मांगे जा रहे हैं, वहीं हाईकमान भी इस पर लगातार विचार कर रहा है। बिहार चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रमुख नामों की अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी की ओर से, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से असीम गोयल जो पूर्व मंत्री हैं और मोहनलाल बड़ोली जो कि अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम आगे किया गया है। तो वहीं अगर सूत्रों की माने तो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल, उनकी तरफ से संजय भाटिया और अजय गौड़ का नाम आगे किया गया है। वहीं अगर राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री की माने तो उनकी ओर से मनीष मित्तल का नाम आगे किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और बात की जाए कृष्णपाल गुर्जर और सुधा यादव की तरफ से दीपक मंगला जो कि पलवल से पहले विधायक थे, उनके नाम की घोषणा की गई है और वो उसके दावेदार बताए जा रहे हैं कि दीपक मंगला भी अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। अब जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रेन में झटका लगते ही दोनों नीचे गिरे। एक मृतक की पहचान हो गई है जबकि दूसरे की शिनाख्त अभी बाकी है। दोनों शव सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक हादसा कलानौर स्टेशन के पास हुआ, तो वहीं दूसरा हादसा मुस्तफाबाद स्टेशन के पास हुआ। मृतक के पास से एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है।
जीआरपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो एक हादसा देखने को मिला, बड़ा हादसा है। ट्रेन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। झटका लगने की वजह से दोनों नीचे गिरे और दोनों की मौत हो गई। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उसकी सोशल मीडिया अखबारों में भी हमने खबर लगवाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई शिनाख्ती हमारे पास नहीं है। और एक डेड बॉडी हमें कल सुबह 9 बजे के करीब मुस्ताबाद रेलवे स्टेशन के पास से मिली थी, जिसके पास एक मोबाइल था टूटा हुआ। उसमें सिम निकाल के हमने उसके वारिसों का पता लगा के और उसके वारिसों को बुलाया है और उसकी शिनाख्त हो गई है। वो लुधियाने का रहने वाला है और कंबाइन पे काम करने के लिए छत्तीसगढ़ दुर्ग स्टेशन जा रहा था, जिसकी रास्ते में अचानक झटका लगने से ट्रेन में या कैसे भी वो ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर पर पुल जो बना था वो गिर गया। भरभराकर 80 साल पुराना पुल टूटकर गिर गया। छठ पर्व पर पुल पर हजारों श्रद्धालु थे। हादसे के वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये गनीमत रही और इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा टलने की वजह से लोगों ने भी राहत की सांस ली। प्रशासन ने इस पुल को पहले ही कंडम घोषित किया था, लेकिन शॉर्टकट के चलते लोग इस पुल से गुजरते थे। पुलिस ने दोनों ओर का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, ये तो बंद तो वैसे पहले करना चाहिए था जी। अगर ये इतना ही दिक्कत कर रहा था, कल इतनी जनसंख्या थी यहाँ पे, अगर यही कांड कल हो चुका होता तो कितना माल नुकसान होता। देखो अब जान माल का कितना नुकसान होता। सोचने की बात, अभी जब इतना ही डैमेज हो चुका था, इसको तो खोलना नहीं चाहिए था। जैसे ये पहले से भी बंद कर रखा था, वहाँ पे डाल के ना मिट्टी डाल के बंद कर दिया था पुल, तो इसको बंद ही रहने देते हैं, लोग ना ही चलते इसके ऊपर से। सुबह के टाइम पूरे पुल पे पूरी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी इसमें। ये देख रहा हूँ 1:30 बजे इसका पिलर गिरा है। ये 1:30 बजे पिलर गया। अब तो खतरा क्या टलेगा, पुल ही गिर गया जी। अब तो अभी भी लोग मान रहे, देखने के लिए जा ही रहे हैं वहाँ पे भी, कोई बताओ रोकने वाला नहीं है इनको। अभी भी इसी से गुजरते हैं जी। अगर ये ना गिरता ना इसका पिलर के ऊपर, तब भी लोग चल ही रहे थे। ज्यादा होती है तो उधर से लोग गुजरते हैं। जाने वाले लोग जो उधर जाना ना, जिनको जी आजाद नगर जाना, वो इस पुल पे चढ़ेगा ही नहीं, वो उसी से जाएगा और उसी से ही आएगा जी जिसको पार्टी मार जाना है। ये पुल तो तब यूज करता है जिसको बाजार में जाना होता है जी। तो वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला पहुंची। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लड़ाकू विमान राफेल में राष्ट्रपति ने उड़ान भरी। एयरफोर्स स्टेशन के पास नो ड्रोन जोन घोषित किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति 8 अप्रैल 2023 को सुखोई 30 में भी उड़ान भर चुकी हैं और आज अंबाला पहुंचकर उन्होंने लड़ाकू विमान राफेल में भी उड़ान भरी। करनाल के अल्फा सिटी म्यूजिक कंपनी पर फायरिंग की वारदात सामने आई है। म्यूजिक कंपनी के आईटी ऑफिस में ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चली। गोलियों के निशान दीवारों पर साफ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस की कई टीमें मौके पर जांच में जुटी है। दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है, लेकिन न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो एक पोस्ट डाली है दीपक नांदल ने, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, जिसमें उसने जिम्मेदारी ली है इस वारदात की। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे के आसपास डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अल्फा सिटी में एक कंपनी का ऑफिस है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है। इस सूचना पर लोकल पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। मैंने भी मौका विजिट किया है और जो पीड़ित पक्ष है उनसे मुलाकात की है और उनसे इस मामले के बारे में काफ़ी सारी डिटेल उन्होंने हमारे साथ में शेयर की है। ये जो कंपनी का ऑफिस है ये म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पे आए थे और उन्होंने मल्टीपल राउंड फायर किए हैं। तो हमने अभी कंप्लेंट उनकी प्राप्त कर ली है, उसके आधार पर FIR दर्ज की जा रही है। साथ ही हमारी सभी CIA की टीमें और लोकल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। CCTV का फुटेज भी हम आसपास के कलेक्ट करवा रहे हैं और साथ ही जो कंप्लेनेंट पक्ष है उनसे भी मामले के और अभी ब्यौरा हम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी पुरानी रंजिश होने से या कोई और थ्रेट कॉल मिलने से अभी इनकार किया है। इस प्रकार की कोई जानकारी उन्होंने हमें नहीं बताई है और ना ही उन्होंने कोई पुरानी रंजिश या कोई पुराना कोई बैकग्राउंड इस प्रकार का अभी बताया है। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास में हम और उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। यदि कोई और सूचना प्राप्त होगी तो उसके आधार पर हम जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार चुनाव का प्रचार करने के लिए पटना पहुंचे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभाएं करेंगे। कई वरिष्ठ नेता पहले से ही बिहार में प्रचार कर रहे हैं।
बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। 4 नवंबर को प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। सीएम सैनी कई जिलों में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी ने 54 वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है। मंत्रियों और पदाधिकारियों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन्होंने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाया है, सुरक्षित बिहार बनाया है। जदयू के और कांग्रेस के शासन में तो जंगल राज था। कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। लोग वो दौर वापस नहीं लाना चाहते। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।